नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा विग्रह राज चतुर्थ। इसको हम विश्वदेव के नाम से भी जानते हैं। विश्वदेव से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे की रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो अर्णोराज का जो इससे पहले जो शासनकाल होता था, इससे पहले जो आया था उत्तराधिकारी, उसका नाम था अर्णोराज, जिसको हम अनाजी बोलते हैं। उसका शासनकाल हम मानते हैं तो 1133 से 1155 तक उसका शासनकाल माना जाता है। और 1134 के अंदर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कौन था? उसके सामने जय सिंह था। और जय सिंह ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? अर्णोराज के ऊपर आक्रमण करता है। और उन दोनों के मध्य लास्ट में विजेता कौन होता है? वो होता है अपना अर्णोराज। तो अर्णोराज क्या करता है? अर्णोराज और जो जय सिंह होते हैं उन आपस में संधि कर लेते हैं। और संधि करके क्या करता है? जो जय सिंह होता है वो अपनी पुत्री का विवाह कंचना देवी का किससे करवा देता है? अर्णोराज से। और ये जो युद्ध होता है वो 1134 में होता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है 1134 के अंदर होता है। और इसके बाद में दूसरी बात याद रखनी है कि इसने एक वराह मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो वराह मंदिर है इसका जीर्णोद्धार समर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और अर्णोराज की बात करें, एक इसके विद्वानों की बात करें तो इसके दो विद्वान थे। एक का नाम था देव घोष और एक का नाम था धर्म घोष। ठीक है। ये दोनों इसके विद्वान थे। और इस अपार गंगे था अपार गंगे नहीं, जिसका नाम था अर्णोराज की दो पत्नियां थी। ठीक है। कितनी पत्नियां थी? दो। एक का नाम था सुंदुआ और एक का नाम था कंचना देवी। दूसरी का नाम था कंचना देवी। इन दोनों की पत्नी थी। ठीक है। तो कंचना का एक पुत्र होता है, उसका नाम तो होता है सोमेश्वर। और इनके तो 3 पुत्र होते हैं। सुंदवा कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र होते हैं, जिसमें एक का नाम तो जगदेव, एक विश्वदेव, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। विग्रह चतुर्थ को भी नाम से जाना जाता है। और एक इसका होता है देवदत्त। ठीक है। किसका? सुंदवा का पुत्र होता है देवदत्त। और इसके बारे में, अर्णोराज के बारे में एक बात और याद रखनी है, इसने अनासागर झील का निर्माण करवाया था। और अनासागर झील का निर्माण किया था 1137 में। 1137 में अनासागर झील का निर्माण करवाया गया था, वो भी अजमेर में। और इसके बारे में, इसके किनारे पर जो नूरजहां थी उसकी माँ, उसने क्या किया था? जो गुलाब का इत्र होता है उसकी स्थापना की थी अजमेर के अंदर। तो अब इसके बाद में अगला टॉपिक कहाँ आएगा हमारा? विग्रहराज चतुर्थ देव। विश्वदेव का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1158 से 1158। अब 1158 से अपारगंगे का जो होता है वो 1155 में क्या हो जाता है? खत्म होता है। और जो विग्रह राजा विश्वदेव इसका 1158 से शुरू होता है। तो मतलब 3 साल की जो बीच में गैप है उसके अंदर जो जगदेव है, जगदेव ये शासन करते हैं। जगदेव क्या होता है कि चौहान साम्राज्य का क्या होता है? पितरहंता कहा जाता है, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? अपने पिता अर्णोराज की। अर्णोराज की हत्या कौन करता है? ये करता है 3 साल। उसके बाद में अगला उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है विग्रहराज चतुर्थ। और जिसका शासनकाल 1158 से शुरू होता है और 1163 तक चलता है। 1158 से 1163 तक। विश्वदेव के बारे में अपने को याद रखना कि दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान शासक दिल्ली पर जीत की थी। तो वो शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। सपादक्ष के चौहानों का सवर्ण काल भी इसी था। सपाल
दक्ष, ये चौहानों का सर्व। विग्रह राज चतुर्थ की दूसरी बात अपने को याद रखनी कि सपाल दक्ष के चौहानों थे, उसका जो सवर्ण काल है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है विग्रह राज चतुर्थ को। अब दिल्ली के अंदर इसके जब 1168 की बात करें हम, 1168 में एक लेख लिखा गया था, सॉरी 1163 के अंदर, इसका जो अंतिम समय 1163 है, तो 1163 के अंदर एक दिल्ली के अंदर लेख लिखा गया था जिसका हम बोल सकते हैं विश्वदेव लेख। इसको क्या कहा जाता है, ये जो लेख लिखा गया था, अब विश्वदेव लेख है, ये उत्कीर्ण किया गया था 1163 में और दिल्ली के अंदर। ये अंतिम समय था किसका, विश्वदेव का, और हम इसको कहते हैं शिवालिक स्तंभ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, विश्वदेव है, इसको हम 1163 के अंदर ये दिल्ली के अंदर लिखा गया, हम इसको शिवालिक स्तंभ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि विश्वदेव का एक लेख लिखा गया था 1163 के अंदर, उसको शिवालिक स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। अगली बात इसकी विश्वदेव के बारे में जो हमें याद रखनी है वो रखनी इसकी उपाधि। ठीक है, विश्वदेव की उपाधि क्या थी, कविराज, कविबंधु। इसकी जो उपाधि है वो थी कविराज की। ठीक है, कविराज या कवि बंधु, ये किसकी उपाधि है, विश्वदेव की। और विश्वदेव का काल अपने को याद रखना 1158 से शुरू होता है, 1163 तक इसका शासनकाल चलता है। अब इसके बारे में एक बात याद रखनी कि इसने क्या है कि एक हरिकेली नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक, और ये हरिकेली नाटक ये संस्कृत भाषा में लिखा था इसने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कि विश्वदेव के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था, जो कि अढ़ाई दिन के झोपड़े के ऊपर भी लिखा हुआ है, और राजा राम मोहन राय की जो कब्र है उसके ऊपर भी इसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया था, विश्वदेव के द्वारा लिखा गया था। जो हरिकेली नाटक है जो विश्वदेव के द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया अढ़ाई दिन के झोपड़े के ऊपर भी है, और एक बात वो है राजा राम मोहन राय की जो कब्र है, स्मारक है, उसके ऊपर भी लिखा गया है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़े के ऊपर भी ये लिखी हुई है, और एक लिखा गया है राजा राम मोहन राय का स्मारक। ठीक है, इसके ऊपर भी इसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई मिलती है। अब इसके विद्वानों की बात करें तो इसका जो विद्वान थे, इसके विद्वान भी दो हैं प्रसिद्ध, इसके दो विद्वान हैं। तो पहले का जो नाम है वो है सोमदेव है, और एक का नरपति नाल है। तो सोमदेव, दूसरा इसका विद्वान है उसका नाम है नरपति। ये इसके दो विद्वान। तो सोमदेव के द्वारा भी ग्रंथ लिखा गया था, और नरपति नाला के द्वारा भी ग्रंथ लिखा गया था। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज लिखा गया था, और नरपति नाला है इसके द्वारा लिखा गया था, वो विश्वदेव रासो लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों की जो ग्रंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना जरूरी है। तो सोमदेव का आपने को याद रखना है, तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था, तो वो ललित विग्रहराज, ललित विग्रह राज, और इसके द्वारा लिखा गया था विश्वदेव रासो, विश्वदेव रासो। इंपॉर्टेंट दोनों के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपने को याद रखना है। इसके बाद में अगली बात हमको याद रखनी है कि
बिसलदेव के द्वारा, बिसलदेव के द्वारा एक साहित्य सम्मेलन करवाया गया था। साहित्य सम्मेलन करवाया गया था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिसकी अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी तेरी सोमदेव के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, सोमदेव के द्वारा की गई थी। बिसलदेव के द्वारा एक साहित्य सम्मेलन करवाया गया था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सोमदेव के द्वारा की गई थी। और इसके सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज लिखा गया था और नरपति नाला के द्वारा पृथ्वीराज बिसलदेव रासो लिखा गया। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो विग्रह राज चतुर्थ के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या की थी? संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। संस्कृत पाठशाला की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी और ये स्थापना की गई थी अजमेर में। ठीक है, अगली बात अपने को याद रखनी है कि 1194 के अंदर कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इस स्कूल को क्या कर देता है? इस पाठशाला को तोड़वा देता है। 1194 के अंदर कुतुबुद्दीन क्या आता है? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इसको क्या कर देता है? इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा देता है और 16 महल 16 खंभों का महल और उसको क्या कर देता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बना देता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। इस 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है वो 2.5 दिन के झोपड़े को कही जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो ये 629 ईस्वी के अंदर बनी थी और हम इसको जानते हैं जुम्मा मस्जिद के नाम से। जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और ये जुम्मा मस्जिद है कहाँ पे? कौन से राज्य में? तो ये है केरल राज्य में। केरल के अंदर ये मस्जिद है जिसको हम जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें हम अगली, ये था मोहम्मद शाह का नाम से आपने सुना होगा। तो जो मोहम्मद शाह है उसके जीवन काल के अंदर ये भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण हुआ था। मोहम्मद शाह, यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद शाह के काल में। ठीक है, तो 629 ईस्वी में तारीख अपने को याद रखनी कि 629 के अंदर तो जुम्मा मस्जिद है ये केरल के अंदर बनाई गई थी और भारत की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 16 खंभों का महल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, 16 खंभों का महल कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 के अंदर जो बिसलदेव के द्वारा बनाई गई थी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर और ये मस्जिद बना दी गई थी। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है जो कहाँ पे? अजमेर के अंदर। किलहौरन के द्वारा एक संज्ञा दी गई थी और उस संज्ञा का नाम था कालिदास। ठीक, और ये जो कालिदास की संज्ञा दी गई थी ये दी गई थी विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी जिसको हम बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात इसमें उद्योतन सूरी के कहने पर किस पर रोक लगाई थी इसने? गो हत्या पर।
गो हत्या पर क्या लगाई थी? रोक। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। अब इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि जयनायक भट्ट, इसकी मृत्यु यानी विष्णुदेव की जो मृत्यु होती है तो जयनायक भट्ट क्या बोलता है? जयनायक भट्ट ये बोलता है कि अब जो इसकी उपाधि थी कवि बंधु, कवि बंधु का क्या हो गया भाई कि अब तो कवि बंधु क्या गया, जिस धरती पे नहीं रहा तो उसका क्या हो जाता है, निरस्त हो जाती है। मतलब कि ये जो जयनायक भट्ट ने जब इसकी मृत्यु होती है विग्रहराज चतुर्थ की, तो ये बात कहता है कि जो कवि बंधु है इसकी जो उपाधि है क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है इसकी मृत्यु पर। ये बात किसने कही थी? जयनायक भट्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। अब विग्रहराज चतुर्थ के अगला उत्तराधिकारी की बात करें तो हम जो अपना विसल देव है इसके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है अपारगांगे, एक का नाम होता है नागार्जुन। ठीक है, तो अपारगांगे और नागार्जुन तो इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है अपारगांगे, एक होता है नागार्जुन। तो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है इसका बड़ा पुत्र जिसको अपारगांगे। अपारगांगे अगला उत्तराधिकारी बनता है और वो उसका जो शासनकाल होता है वो 1163 से लेकर चलता है और वो 1165 तक चलता है। ठीक है, तो अपारगांगे ज्यादा शासन करता है नहीं, तो 1163 से लेकर 1165 तक इसका शासनकाल रहता है। अब क्या होता है कि अपारगांगे होता है इसकी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो पृथ्वीराज होता है ये किसका पुत्र होता है? ये इसका पुत्र होता है जगदेव का। जगदेव ने आपको पढ़ाया था, जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसी का पुत्र होता है पृथ्वीराज द्वितीय। वो क्या करता है? अपने चाचा का बेटा होता है, क्योंकि देखो जगदेव और विग्रहराज चतुर्थी जो विसलदेव ये क्या होते हैं? भाई होते हैं। ये भाई और जो इसका विग्रहराज था ये भाई। तो विग्रहराज का पुत्र जिसका नाम था अपारगांगे और जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय, ये दोनों क्या हुए आपस में? तो ये तो चाचा का लड़का ही तो हुआ। तो चाचा अपने क्या करता है कि अपने चाचा के लड़के की हत्या किसके द्वारा की जाती है? वो पृथ्वीराज के द्वारा कर दी जाती है, जिसमें अपारगंगे का शासनकाल होता है वो 1163 से 1165 तक होता है। अपारगंगे की मृत्यु हो जाती है और वो की जाती है पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा की जाती है। और किसका पुत्र होता है? जगदेव के द्वारा होता है। तो चौहानों का भातृहंता इसी कहा जाता है। ये है भातृहंता। और ये कौन है? ये है पितृहंता। इसने अर्णोराज की हत्या कर दी थी और इसने ही किसकी हत्या कर दी है? जिसका नाम है अपारगंगे की हत्या कर दी। तो ये पृथ्वीराज तृतीय अपना शासन गद्दी के ऊपर बैठता है और वो गद्दी के ऊपर आता है 1165 से 1169 तक क्या करता है? शासन करता है। तो पृथ्वीराज द्वितीय तो इसका शासनकाल होता है वो 1165 से चालू होता है और 1169 तक क्या होता है? चलता। अब 1169 में क्या होता है कि अब की इसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। इसकी कोई शादी वादी होती नहीं, निसंतानी इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है सोमेश्वर। अब ये सोमेश्वर कहाँ से आ गया बीच में? तो 1169 के अंदर से लेकर 1177 तक जो उत्तराधिकारी रहता है वो बनता है सोमेश्वर। और ये सोमेश्वर रहता है अर्णोराज का पुत्र जो कंचना देवी का होता है। अर्णोराज इसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है कंचना देवी। कंचना देवी। इसका पुत्र कौन होता है? सोमेश्वर। एक होती है सुंदवा। सुंदवा के होते हैं 3 पुत्र। ठीक है, तो सुंदवा के 3 पुत्र होते हैं, जो एक तो होता है विष्णुदेव, जगदेव और एक होता है देवदत्त। ये इसके 3 पुत्र होते हैं और कंचना देवी के होता है सोमेश्वर। तो विष्णुदेव का हमने बात पढ़ ली है। जगदेव के बारे में हमने पढ़ ली थी। जगदेव के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है
पृथ्वीराज द्वितीय। तो पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल होता है वो 1165 से, ये हमने लिखेगा ऊपर, 1165 से 1169 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसने अपने ही चाचे के लड़के की हत्या कर दी जाती है, जिसका क्या नाम था, तो होता है अपारगांगी। ठीक है। और पहला पुत्र, दूसरा पुत्र होता नागार्जुन। ये दो पुत्र होते हैं। तो ये पृथ्वीराज, ये हत्या किसकी कर देता है, अपारगांगी की हत्या कर देता है। और ये तो बहत्तर हो गया और ये पितरहंता हो गया। अब बच गया कौन, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, जगदेव की मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं क्या, तो अपारगांगी की भी हत्या हो गई, अब तो बच गया नागार्जुन और देवदत्त। और ऊपर ही ऊपर कौन बच गया, सोमेश्वर, जो अरुणराज का क्या होता है, पुत्र होता है, कंचना देवी का इसकी माता का नाम होता है। तो सोमेश्वर के बारे में हम पढ़ें। सोमेश्वर, सोमेश्वर का काल हमने लिख लिया है कि 1169 से लेकर 1177 तक इसका शासनकाल होता है। ये कंचना देवी का और अरुणराज का क्या होता है, पुत्र होता है। और इसके बारे में याद रखिए, तो इसकी जो लालन पालन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो जीवन काल है वो संकट से घिरा होता है बचपन से, क्योंकि चारों तरफ से इसके कभी बातरहंता होता है, कभी पितरहंता होता रहता है। तो इसमें इसका जो होता है जगदेव, और एक इसके का नाम तो होता है जगदेव, जगदेव को इसके सोमेश्वर होता है, सोमेश्वर के पिता के भाई का नाम होता है जगदेव। और अब हम पढ़ेंगे जय सोम और कुमारपाल। ठीक है। तो सोमेश्वर है, सोमेश्वर का लालन पालन, लालन पालन, इसका जो लालन पालन किया जाता है वो किया जाता है जय सोम के द्वारा और कुमारपाल के द्वारा। तो दो नाम अपने को याद रखनी है, जय सोम और दूसरा नाम क्या है, कुमारपाल। इन दोनों के क्या किया जाता है, इसका लालन पालन किया जाता है सोमेश्वर का। और सोमेश्वर ने क्या करता है, सोमेश्वर जब भी उत्तराधिकार लालन पालन के लिए क्या हो जाता है, बड़ा होता है, तो उसका मतलब ये जो युद्ध करता है, किसके साथ इसका युद्ध होता है, सोमेश्वर का। क्योंकि लालन पालन तो जय सोम और कुमारपाल के द्वारा किया जाता है। और इसका जो युद्ध होता है वो मल्लिकार्जुन के साथ होता है। ठीक है। तो मल्लिका अर्जुन के साथ इसका युद्ध होता है, मल्लिका अर्जुन के साथ युद्ध होता है। मल्लिका अर्जुन को युद्ध में हराता कौन है, तो सोमेश्वर के द्वारा मल्लिका अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। तो अब मल्लिका अर्जुन है, इसकी शादी जो होती है वो कलपुरी की राजकुमारी के साथ होती है। पृथ्वीराज की शादी होती है, सॉरी, सोमेश्वर की, सोमेश्वर की जो शादी होती है वो कलचूरी की राजकुमारी, कलचूरी की राजकुमारी होती है कंचना। कलचूरी की राजकुमारी का क्या नाम था भाई, कर्पूरी देवी। कलचूरी की राजकुमारी होती है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी के साथ इसकी शादी होती है। ये कहाँ की राजकुमारी होती है, कलचूरी की राजकुमारी होती है, जिसकी शादी होती है। इसके दो पुत्र होते हैं, एक को था नाम था पृथ्वीराज प्रीति, एक होता है हरिहर। इसके दो पुत्र होते हैं। और अगर सोमेश्वर की बात करें तो इसने अपने पिता की, अरुणराज था अपने पिता, उसकी क्या बनाता, मूर्ति बनवाता। तो सोमेश्वर के द्वारा अपने पिता की क्या बनाई जाती है, मूर्ति में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अरुणराज की क्या बनाता है, मूर्ति स्थापित करवाता है। अरुणराज की मूर्ति स्थापित करवाता है। ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है, ये सोमेश्वर के द्वारा अपने पिता अरुणराज की क्या बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। और अरुणराज की हत्या कौन करता है, सोमेश्वर की हत्या किसके द्वारा की जाती है, अरुणराज की तो हत्या जगदेव के द्वारा कर दी जाती है, कि पितरहंता कहा जाता है। अब आता है सोमेश्वर। तो सोमेश्वर की हत्या की जाती है, वो की जाती है 1177 के अंदर इसकी मृत्यु होती है।
और ये इसकी मृत्यु की जाती है वो है भीम सिंह। ठीक है, 1170 में किसकी हत्या होती है? वो होती है सोमेश्वर की, और भीम सिंह के द्वारा की जाती है। भीम सिंह किसकी हत्या कर देता है? सोमेश्वर की हत्या कर देता है। पहले ये लिखो। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तृतीय पढ़ेंगे हम।